ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि किस सीजन में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए और किस सीजन में क्या क्या चीजें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब सीजन वाइज डज एंड डोंट। चलिए, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस यस मैम। ओके। चलिए, तो अब हम सीजन हमने जो देखे थे अभी कि 6 ऋतु होती हैं, तो जो भी 3 ऋतु होती हैं, हेमंत शिशिर वसंत, तो ये कौन सी होती हैं? संक्रमित होती, मतलब एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने का समय होता है। तो उस समय तो हमको सावधानी रखनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ हम 3 ऋतुओं की मेन बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे विंटर से। तो जब सर्दी की ऋतु होती है तब डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा उस समय। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? सर्दियों में ये शायद स्लाइड गलत हो गई है, ये समर सीजन का आ गया है यहाँ पर, आई थिंक। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो सर्दियों में कोशिश करना चाहिए कि हम दिन में नींद ना लें और शरीर में गर्मी को बनाए रखने के लिए हमें एक कोई मोटा कपड़ा पहनने की बजाय लेयर्ड जो क्लॉथ होते हैं वो यूज करना चाहिए। परतदार कपड़े या लेयर्ड जो होते हैं क्लोथिंग, वो कैसी होती है कि मतलब आपने एक इनर पहना, फिर उसके ऊपर एक आपने कोई कपड़ा डाला, सपोज शर्ट डाली, फिर उसके ऊपर से एक हाफ स्वेटर पहन लिया फुल और उसके ऊपर से ब्लेजर पहन लिया। तो इस तरह से लेयर में पहनना, ये लेयर्ड क्लॉथिंग कहलाती है। और इसमें हम कॉटन, वूलन, थर्मल सभी यूज कर सकते हैं। और कोई भी एक क्लोथ पहनने की बजाय यदि हम लेयर में कपड़े पहनते हैं तो वो ठंड से बहुत अधिक बचाव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो एयर रहती है वो हमें आइसोलेटेड कर देती है। तो कोशिश क्या करना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म बना रहे। सेकंड, हमको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते समय, चूंकि यहाँ पर रातें बहुत लंबी होती हैं, तो ऐसा ना हो कि हम जो है वो सुबह अचानक से हम रजाई एक साइड अलग करें और उठ जाए। क्योंकि हम मान लीजिए 8 घंटे सो रहे हैं, तो 8 घंटे हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक बिल्कुल कंस्टेंटली जो है कॉन्स्टेंटली एक फिक्स करके रखा है। एक थोड़ा सा जो बाहर का कोल्ड टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में एक वार्म एक बना के रखा है एटमॉस्फेयर बॉडी के लिए। और अगर मॉर्निंग में, चूंकि मॉर्निंग में टेम्परेचर भी अधिक डाउन होता है और अचानक से हम ब्लैंकेट या क्विल्ट को हटा के और बाहर आते हैं, तो हमारी बॉडी को सडनली जो टेम्परेचर चेंज होता है कि एकदम गर्म गर्म एक टेम्परेचर जो 8 घंटे तक हमने मेंटेन किया था वो अचानक एक बहुत ठंडे टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें कार्डिक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि अचानक से ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो इस चीज से हमको हमेशा बचाव रखना चाहिए। तो सुबह जब हम सो के उठते हैं, पूरे रात भर सोने के बाद सुबह जब उठना है, तो कोशिश करना चाहिए कि आपको कम से कम 3 से 5 मिनट आप सो के उठने से पलंग के नीचे खड़े होने तक में दीजिए। वो प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले तो आपकी नींद खुल गई, आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में कम से कम 1 मिनट रुके। फिर उसके बाद 1 मिनट तक थोड़े से अपने शरीर के सारे अंगों को, हाथ पैर की उंगलियां, हाथ पैर सिर, इनको थोड़ा सा मूवमेंट दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों में मसल्स भी जमते हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट दें। उसके बाद फिर आप धीरे से उठ के बैठें, पैरों को नीचे पलंग के लटकाएं और
आप कुछ भी जो वूलन अपने पास रख के जरूर सोएं, शॉल, कार्डिगन, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसे आप पहने और फिर 1 मिनट उसी पोजीशन में रुकें। उसके बाद आप खड़े हों। खड़े होने के बाद अगेन पैरों में जो स्लीपर या जो भी हो, कोशिश करें कि एकदम आपके सोल जो है वो डायरेक्ट बहुत ठंडे फर्श के टच में ना आए, और फिर 1 मिनट तक खड़े रहें और फिर चलना शुरू करें। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट होने से रोक सकती है। फिर इस समय चूंकि बहुत अधिक ठंड होती है तो स्किन ड्राई होने लगती है, उसका ऑयल कम होने लगता है, तो स्किन के मॉइस्चराइजर को मेंटेन करें। कोशिश करें कि रात को सोते समय और नहाने के बाद जरूर मॉइस्चराइज करें। मसाज, इस समय ऑयल मसाज जो होता है वो बहुत ही एक बेस्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि इस समय जो आप लोग ने अक्सर सुना होगा कि जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाती है, जो कैपिलरीज होती हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी जम जाती हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मसाज जो होती है, ऑयल मसाज, वो एक बहुत अच्छा सलूशन होता है इन सब चीजों से को इम्प्रूव करने की। फिर कोशिश क्या करना चाहिए कि सुबह से हम कुछ गर्म चीजें पिएं, जैसे गर्म पानी है, सूप है, या गर्म दूध है। तो इस तरह की जो भी हम ड्रिंक में जो भी हम यूज करें वो कोशिश करें हल्का सा गर्म हो। ठंडी ड्रिंक को लेने से एकदम बचें। और दूसरी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम सर्दियों में क्या होती है कि हमें प्यास नहीं लगती है, और जब हम प्यास को महसूस नहीं करते हैं तो जो वाटर कंजम्पशन है वो कम हो जाते हैं और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और हमें उसका पता भी नहीं लगता। तो जब सर्दियां होती हैं तब कोशिश करें कि जो पानी है वो आप मेजर करके ही पिए। मान लीजिए आपको 3 लीटर पानी पीना है तो आप 1-1 लीटर की 3 बॉटल सुबह ही भर लें और दूसरे दिन सुबह तक वो बॉटल खाली होनी चाहिए। तो क्या होगा कि जब सामने आप उन बॉटल को रखा देखेंगे और आपको लगेगा कि अरे अभी तो ये फर्स्ट बॉटल ही आधी खाली हुई है, तो ऑटोमेटिक आप जो पानी का इंटेक है वो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप इन जनरल जो एक सोर्स है उससे ग्लास लेके भर के पी रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है कि कितने गिलास पानी पिया। तो इसीलिए कोशिश करें कि मेजर करके पानी पिए। कुछ इस समय हम नट्स है, सीड्स हैं, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं कि जो शरीर को गर्म रखते हैं, जिनमें अग्नि तत्व होता है, उन सारी चीजों को हम ले सकते हैं। मसल्स को रिजिड ना हो, ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स, ये सारी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसलिए ठंड में बहुत जरूरी होता है एक्सरसाइज और योग करना, क्योंकि उसी से इन तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। तो अब इस समय इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना चाहिए। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो यह है कि सनलाइट में 15 से 20 मिनट करीब जरूर रहना चाहिए, जो सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी रहती है। उससे बॉडी का टेम्परेचर भी मैनेज हो जाता है और विटामिन डी भी हमें मिल जाता है। गर्म पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो गर्म 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 खाना है वही खाने की कोशिश करना चाहिए। ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए। मॉइस्चराइजर डेली लगाना चाहिए। नींद प्रॉपर हो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और दोपहर में सोने से बचना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? ठंड बहुत अधिक रहती है तो हम बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टी या कॉफी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा देते हैं, उससे बचना चाहिए। बहुत अधिक तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, लेकिन बहुत तेज गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। हल्का जो गर्म होता है कुनकुना पानी, उसको ही यूज करना चाहिए। बहुत अधिक शुगर यूज नहीं करनी चाहिए, और ठंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत इनएक्टिव लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, क्योंकि जितना इनएक्टिव हमारी बॉडी रहेगी उतने अधिक मसल्स ठंड के कारण वैसे ही रिजिड हो रहे हैं, और अगर इनएक्टिव रहेगी तो और अधिक रिजिड हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इन सारी चीजों का कोशिश करना चाहिए कि बचें। उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए कि जो हमको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, वो कोशिश करना चाहिए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग ना करें। उसके टाइम को थोड़ा सा हमको चेंज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा लेट मॉर्निंग में वो चीजें करना चाहिए। स्किन की प्रॉपर केयर करना चाहिए। जो भी ऐसे फूड होते हैं कि जो तामसिक फूड हम जिनको कह सकते हैं या राजसिक कह सकते हैं, उनको खाने से बचना चाहिए। और ये बहुत बर्फीली जगह के लिए है लास्ट वाला, कि जहाँ बहुत अधिक अमाउंट में बर्फ है, तो चूंकि बर्फ से सन रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर स्किन को डैमेज करती हैं, तो ये उनके लिए है कि सनस्क्रीन भी यूज करना चाहिए। फिर जब ऐसा होता है कि कोई संक्रमित काल होता है कि एक मौसम खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, उस समय आप देखिए कि ज्यादातर इन्फेक्शन वाली डिजीजेस बहुत होती हैं। तो इस समय कोशिश करना चाहिए हैंड हाइजीन को मेंटेन करने की, कि यदि आप कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी आप आंख में हाथ लगा रहे हैं, या फिर आप देखिए जो आंख की एक बीमारी होती है जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि आंख आ गई है ना, तो ये आप देखिए बारिश के ही समय ज्यादा होती है। तो जब भी ये मौसम बदलते हैं तो हमको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए कि हाथ बार बार धोएं। फिर कोशिश करना चाहिए कि नींद हमारी पूरी हो, क्योंकि नींद से ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक्सरसाइज वगैरह डेली करें, फल सब्जी पानी, हाइड्रेट रखें अपने आप को, बैलेंस डाइट लें, और हमारी जो क्लॉथिंग हाइजीन है वो भी मैनेज करना चाहिए। कि जैसे ठंड में मोस्टली क्या होता है कि स्वेटिंग वगैरह नहीं होता है, तो हम एक ही चीज को लंबे समय तक, एक कोई कपड़े को कई बार यूज कर लेते हैं। जैसे गर्मी के समय में चूंकि स्वेटिंग बहुत होता है, तो हमको वो धुलने में डालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना चाहिए कि भले ही उसमें स्वेटिंग ना हो, लेकिन एक या दो बार से अधिक किसी को भी क्लॉथ को रीयूज ना करें। फिर जो हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं, क्योंकि जो ये फर वाले जो कपड़े होते हैं उनमें डस्ट पार्टिकल बहुत जल्दी जमा होते हैं। तो जो अगर हम ब्लैंकेट ऐसे कोई यूज कर रहे हैं कि जिसमें बहुत फर है, रेशे हैं, तो उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज यदि हम उससे मुंह ढकेंगे, वो डस्ट पार्टिकल अंदर जाके एलर्जी क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन क्लॉथ हाइजीन भी हम साथ में रखें। अब इसके बाद हम देखते हैं समर का। समर में चूंकि क्या होती है, गर्मी बहुत अधिक होती है। तो गर्मी बहुत अधिक होगी तो 100% सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा कि अधिक गर्मी है, स्वेटिंग अधिक होगी, तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे पहले हमको जो वाटर इंटेक है वो कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे क्लॉथिंग है वो पूरे चेंज हो जाएंगे। हमको लाइट कॉटन जो क्लॉथ्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जो हम गर्मी के समय में कपड़े पहने, उसका फैब्रिक ऐसा हो कि वो स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि अगर मान लीजिए वो स्वेट या पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है बॉडी में। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा फाइबर हो वो इस तरह का हो कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करे, जैसे कॉटन है। कपड़े बहुत टाइट ना हो, ढीले हो, हल्के हो, हैवी ना हो। सनस्क्रीन इस समय हमको यूज करना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि सनरेज बहुत स्ट्रांग होती है। सनरेज से बचने के लिए हमको सन गॉगल, कैप, इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। फ्रूट्स वो यूज करना चाहिए जो बहुत वाटरी हो। आप देखिए जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो फ्रूट भी उसी तरह के आने शुरू हो जाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना। तो ये सब बहुत वाटरी फ्रूट होते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि फ्रूट में हम इस तरह के फ्रूट को अधिक उपयोग में लें। और इसके साथ साथ हम विटामिन सी वाले फ्रूट्स जरूर लें, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, जिससे इम्यूनिटी मेंटेन रहे। फिर इस समय बॉडी का टेम्परेचर, चूंकि बाहर का टेम्परेचर अधिक है तो बॉडी का टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो कोशिश करना चाहिए कि दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाएं।
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर सनरेज तो बहुत हार्ड है ही, साथ ही सन स्ट्रोक्स भी होता है। जो हवा होती है वो बहुत गर्म होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम दोपहर में घर से ना निकलें जब तक कि बहुत अधिक कंपलसरी ना हो। यदि निकलें तो सारे प्रिकॉशंस लेके निकलें और कोशिश करें कि अपने कानों को भी कॉटन बॉल से बंद कर लें, क्योंकि जो सन स्ट्रोक होता है वो अक्सर कान से जो गर्म हवा जाती है, आंख में जो गर्म हवा लगती है और हमारे नाक से जो गर्म हवा जाती है, इन तीनों से ही सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर सन ग्लासेस लगा के हम आंखों को सेव करते हैं। नॉस्ट्रिल में हमारे इंटरनल लेयर पर एक प्रोसेस है कि वहां पर जो हवा नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है वो टेम्परेचर मेंटेन करके ही जाती है, क्योंकि जो हमारी इंटरनल वॉल पर एक पूरा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और वो बिल्कुल इस तरह से काम करता है कि जब ठंडी हवा जाती है तो वो उसे गर्म कर देता है, गर्म जाती है तो उसको थोड़ा ठंडा कर देता है। तो कान हमारे बचते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि कान को भी हम कॉटन बॉल से अच्छी तरह से बंद कर लें या कैप ऐसा पहन लें कि जिससे हमारे कान भी थोड़े से ढक जाए। तो ये चीजें की कोशिश करना चाहिए। फिर इस समय चूंकि डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है गर्मियों में, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो खाना हो वो लाइट हो और पचने में जो बहुत आसान हो, ऐसा वाला खाना लेना चाहिए, फाइबर रिच हो। और यहाँ पर एक चीज मेन ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी तेज होने के कारण जो खाना है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम दाल का लेते हैं कि अगर हम सुबह 6 बजे बनी हुई दाल रात को 8 बजे सर्दियों में खाते हैं तो वो ठीक रहेगी लेकिन यदि सुबह 6 बजे हमने दाल बनाई और गर्मियों में शायद हम 2-3 बजे भी खाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो खाना हो वो ताजा हो, तुरंत का बना हो। जैसे ताजे खाने की डेफिनेशन सर्दियों में 3 घंटे की रहती है कि जो खाना बना उसको हम 3 घंटे तक खा रहे हैं तो वो ताजा है, लेकिन यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन 1 घंटे, उसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे ही हो जाता है कि आपका जो खाना पक के रखा है वो 1 घंटे के अंदर आपने खाया तो वो ताजा है, फ्रेश है। उसके बाद उसको फ्रेश की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। और चूंकि इस समय स्वेटिंग बहुत अधिक होती है तो कोशिश करना चाहिए कि जो कैफीन वाले जो हैं जैसे टी, कॉफी, अल्कोहल, बहुत अधिक मीठे जो ड्रिंक होते हैं जिनमें शुगर एक्सेस है वो लेने से बचना चाहिए। इसमें खासकर सबसे ज्यादा कौन से ड्रिंक आ जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का अगर 200 ml का एक बॉटल है तो उसमें कितनी शुगर होती है? 10 से 15 टीस्पून अप्रोक्सीमेट, है ना। तो जो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अक्सर होता क्या है बाहर मार्केट में यदि आपको बहुत प्यास लगी है और आप बेचैन हो रहे हैं प्यास से, तो आपको सबसे इजी अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक होता है, लगभग हर दुकान में आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि इसको अवॉइड करें। और गर्मियों में एक सबसे मेन जो आपको कोशिश करना चाहिए कि बाहर से पानी की बोतल भी ना लें, क्योंकि जो उनका स्टोरिंग बॉटल होते हैं वो बाहर ही धूप में रहते हैं उसी वार्म टेम्परेचर में, और उस टेम्परेचर में रहने के कारण क्या होता है कि जब वो गर्म वातावरण में रहते हैं तो वो बॉटल्स पानी में ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स छोड़ देती हैं, क्योंकि उनका अपना एक टेम्परेचर फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो 45-46 वाला टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या कि कोई भी जो शॉपकीपर है अगर उसकी फ्रिज की कैपेसिटी मान लीजिए 50 बॉटल की, तो वो 50 ही तो नहीं मिला मंगाएगा ना, क्योंकि उसको बार बार भाड़ा लगता है। और इसका गर्मियों में पानी का जो सेल है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा कि 200-300 मंगा के रखेगा, तो उसने 50 तो फ्रिज में रख दी या अंदर रख ली, बाकी की उसकी बाहर ही पड़ी रहेंगी। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि शॉप के भी बाहर पड़ी रहती हैं, मतलब धूप में ही पड़ी रहती हैं। तो आप जो फ्रिज से शॉपकीपर निकाल के दे रहा है
उस बॉटल ने कैसे ट्रेवलिंग की है वो आपको भी नहीं मालूम। कई बार मालूम होता है कि ऑटो में ही लोड है और वो 4 घंटे ऑटो जो है वो धूप में घूम रहा है। तो इस समय कोशिश करना चाहिए कि आप अपने साथ ही पानी की बोतल लेके चलें, तो वही पानी आप यूज करें। तो ये फिर इसके बाद कुछ चीजें जैसे होती हैं कि आम का पना है, जो बहुत सारी चीजें जो सन स्ट्रोक से आपको बचाती हैं। तो यदि दोपहर में आपको निकलना कंपलसरी ही हो जाता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उन उपायों को करें। इसीलिए गर्मी में प्याज का कंजम्पशन एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्याज सनस्ट्रोक से आपको सेव करता है। तो जो भी ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप मिंट को यूज कीजिए, आप आम पन्ने को यूज कीजिए, छाछ बटर मिल्क आप यूज कर सकते हैं, दही आप इस समय भरपूर लीजिए, क्योंकि जो दही है और छाछ है ये आपके इंटेस्टाइन के प्री बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, आपके गट्स के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। और इस समय चूंकि डाइजेशन हमेशा प्रॉब्लम में रहता है तेज गर्मी में, तो कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरह की चीजें ही ज्यादा लें, जिससे जो प्रो बैक्टीरिया है वो उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। अब इसके बाद हम आते हैं कि बारिश के समय में। अब देखिए, बारिश में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला जो सीजन होता है वो बारिश ही होती है, क्योंकि एक मॉइस्चर और टेम्परेचर भी हाई, ये दोनों चीजें क्या होती हैं कि किसी भी माइक्रोब्स को फैलने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और ये दोनों कंडीशन सबसे अच्छी किसमें मिलती हैं? बारिश में। तो यहाँ पर भी हमें ताजा खाना खाना चाहिए, और यहाँ पर पानी के प्रति विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट हमारी थी कि हम नदी या तालाब या नहर से पानी लाते हैं, तो बारिश के समय सभी चीज जगह का पानी जो है वो गंदा हो जाता है, उसके साथ मिट्टी आने लगती है और बहुत सारे माइक्रोब्स आने लगते हैं। तो कोशिश करें कि जो पानी हम नॉर्मल पीते हैं वो ना पी के या तो बहुत अच्छा फिल्टर जो है फिल्ट्रेट पिए, या उसको उबाल के पिए। और जब आप फिल्टर या उबला पानी पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना पानी ही लेके चलना पड़ेगा। तो जो पानी का है वो विशेष ध्यान रखें। इस मच्छर का बहुत प्रकोप होता है बारिश के समय में, तो इस समय कोशिश करें कि आसपास कहीं भी पानी जमा ना हो, और जहां भी पानी जमा है तो उनको पानी से हटा के और गर्मी में ही सुखा के रखें। बाहर निकलें तो अपने साथ रेनकोट, छाता लेके निकलें। और इस समय चूंकि इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों वीक हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि बारिश के समय जितना भी हैवी फूड होता है, जिसको हम गरिष्ठ खाना बोलते हैं या रासिक खाना बोलते हैं, वो सब लेने से बचें। उनको किसी को भी कोशिश करें कि हम ना लें, उसके बदले में फाइबर वाला खाना ज्यादा लें। इस समय पत्तेदार सब्जियां लेने से बचें, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक इन्फेक्शन या बहुत अधिक छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो जनरल आप देखो हर जगह इसी समय पे सबसे ज्यादा व्रत उपास आते हैं, इसी समय से बहुत सारी चीजें जैसे हरी सब्जी का त्याग करना या इस टाइप की बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो हर धर्म में बारिश के ही समय है। क्योंकि बारिश के समय में क्या है कि आपके डाइजेशन को थोड़ा सा, आपके जीआई को रेस्ट देने के लिए, यदि आप फास्ट करते हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए एक बेस्ट उपाय है या बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर कोशिश क्या करनी चाहिए कि बारिश के समय, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत क्या होती है कि यदि मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश होगी तो मतलब किसका अभाव रहेगा? सूर्य का। और जब सूर्य का अभाव रहेगा तो आप अधिक नेगेटिव हो जाएंगे, आलस अधिक आएगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस समय कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्टिव रहें और मेडिटेशन जरूर करें बारिश के समय, क्योंकि जब भी सन का अभाव होता है, सूर्य नहीं रहता है,
तो उस समय चूंकि हमको अग्नि तत्व नहीं मिलता, और अग्नि तत्व ही हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हमें जीवंत रखने वाला तत्व है, तो अग्नि तत्व के अभाव में बॉडी बहुत लिथार्जिक हो जाती है, सुस्ती सुस्ती रहेगी, आलस रहेगी, कुछ करने का मन नहीं होगा। ये सारी चीजें बारिश में अधिक होंगी। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि उस समय जो है हम अपने आप को अधिक से अधिक एक्टिव बना के रखें। और देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए, इमेजिन कीजिए हम सो के उठ रहे हैं और देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, आज कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें बारिश में ज्यादा होती हैं। गर्मी में आप सोच के देखें कि चलो थोड़ी देर और सो जाते, तो भी आपको लगेगा कि नहीं, अब उठ ही जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है कि जितनी भी, चूंकि इस समय नेगेटिव थॉट्स के प्रोसेस बढ़ जाते हैं, तो जितनी भी ये ऐसी चीजें होती है ना, कि जैसे सुसाइडल थॉट्स आना, या फिर अपने आप का डिप्रेशन आना, या फिर बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं इस समय। तो इस समय आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, शारीरिक मानसिक दोनों के लिए। तो शरीर के लिए तो आप इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं, डाइजेशन के लिए आप जो बायोटिक्स है वो ले रहे हैं, लेकिन मेंटल पोजीशन को भी संभाल के रखना जरूरी है। और वो कैसे संभलेगी आपकी? प्राणायाम और ध्यान से। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमें बारिश में करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। अब इस समय बारिश के समय बाहर खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना में वो ताजा है ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर होटल में अगर करी आती तो वो एक साथ बन के एक दिन पहले शाम को आ जाती है, जो पूरा दूसरे दिन कंज्यूम होती है ना। तो बाहर जो है कहीं भी खाना खाने से बचना चाहिए, स्ट्रीट फूड से खासकर बचना चाहिए। जितने भी कच्ची चीजें हम खा रहे हैं, जैसे सैलेड है, फल है, उन सब चीजों का बाहर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाहर हमको नहीं मालूम होता वो कैसे हाथ से बनाए गए हैं, इनको प्रॉपर वॉश किया गया है कि नहीं किया गया। घर में आप खा सकते हैं कि अच्छी तरह से वॉश कर लें, लेकिन उसमें भी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए देखिए कि जो चातुर्मास होता है ना, तो हम लोग ज्यादातर जो ड्राई की हुई चीजें होती हैं उनको खाने का प्रेफरेंस देते हैं। जो हरी सब्जियां भी होती हैं उनमें जो थोड़ी कीड़े हैं वो आने बढ़ जाते हैं बारिश के समय। तो जैसे सूखे हुए बीजों की सब्जी है, जैसे छोले हैं, राजमा हैं, इन चीजों को हम प्रेफरेंस देते हैं बारिश के समय। बेसन की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो बाहर तो ये सारी चीजें हमको बचना ही चाहिए कि हम नहीं खाएं। साथ में इस समय ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम गीले कपड़े बहुत देर तक ना पहने, या बहुत देर तक गीले ना रहें। हमारे पैर बहुत लंबे समय तक गीले ना रहें, क्योंकि अक्सर इससे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो पैरों को ड्राई रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको तो खासकर अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने घर में कोशिश करना चाहिए कि एक ड्राइनेस बना के रखें, गीलापन कम रहे। तो ये सारी चीजें हमें बारिश में करना चाहिए। अब इसमें आपका एक टॉपिक है कि नहीं, हाँ, रिजुवेनेशन है, मतलब पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज का। जैसे सेल है वो एकदम नई जैसी हो गई तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिजुविनेट हो गई है। तो ये जो रिजुविनेशन है ये एक साइकिल होता है किसी भी चीज का, कि एक जो चक्र चलता रहता है ना, कि जैसे अगर ह्यूमन का हम लें तो उसका जन्म हुआ, वो सबसे पहले गर्भ में आया, उसका जन्म हुआ, फिर वो एक उसकी शैशव अवस्था आई, फिर यंग, उसका वयस्क, फिर वयस्क आया, फिर ओल्ड आई, फिर उसकी डेथ हुई, और फिर वो उसी साइकिल में आ गया। तो ये जो साइकिल है ये हर चीज की चलती है। जैसे ह्यूमन बॉडी का हम लें तो हमारे जो सेल हैं हमारे जो सेल के अंदर डीएनए आरएनए है,
तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो मरते रहते हैं और फिर से जन्म लेते रहते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस चीज से? थम्स अप करें। यदि आप डॉक्टर दीपक चोपड़ा को, जो कि एंडोक्राइनिस्ट हैं, उनको आप यदि पढ़ते हैं तो वो उन्होंने बताया है कि लगभग 11 महीने में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी होती है। मतलब 11 महीने पहले जो सेल थे वो सब मर चुके होते हैं और 11 महीने बाद सारे सेल्स नए हो चुके होते हैं। तो ये होता है सेल्स रिजुविनेशन। ठीक है। और ये जो रिजुविनेशन है ये हर स्टेज पर होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मान लीजिए कोई अजीब चीज है, जैसे हमारी टेबल है, उसको हमने बनवाया, कुछ समय तक यूज करेंगे, एक समय के बाद उसकी हालत जर्जर हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो ये जो साइकिल है ये हर चीज की होती है। अब ये जो रिजुविनेशन है और एजिंग है, यहाँ पर देखिए ओल्ड हुए, डेथ हुई, रिजुविनेट होके वापस यंग अवस्था में आए। तो ये जो एजिंग प्रोसेस है हमारी, ये बॉडी के अंदर चलती रहती है लगातार। और वो जो एजिंग प्रोसेस है ये किस में कोडेड है? ह्यूमन डीएनए में। ठीक है। और वो डीएनए में कोड किसने की है? हमने। एक्चुअल में देखा जाए तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि समय जैसी, टाइम जैसी कोई चीज इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर क्यों हमारे ये सिम्टम चेंज होते हैं कि हम बचपन में, यंग में, ओल्ड में? तो ये सब क्या है? ये हमारे डीएनए में ऑलरेडी कोडिंग है और वो डीएनए उस कोडिंग के हिसाब से काम करता है। जैसे हम एक कंप्यूटर में कोडिंग से कोई गेम बनाते हैं और वो जो कोडिंग हम उसको देते हैं वैसा गेम वो रन होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे डीएनए में है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब इसका इंटेंशन क्या है रिजुविनेशन का? इसके मेन एक इंटेंशन है कि कोई भी चीज जब पुरानी होती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो हमको नई चीज चाहिए। आपके घर में सपोज एक आटा चक्की है, आपने उसको लिया, 10, 15, 20 साल तक उसने बहुत अच्छा काम किया। या एक वॉशिंग मशीन है, धीरे धीरे उसके पार्ट्स खराब हो गए और उसने काम करना बंद कर दिया। तब आपको नई चाहिए रहती ना उसको हटा के। वैसे ही यहां पर है। ठीक है। तो यहां पर जो है कि जितने भी टिश्यूज, सारे दिन हम काम करते हैं, गलत ढंग से उठते हैं, गलत ढंग से बैठते हैं, गलत ढंग से खाते हैं, गलत समय पर सोते हैं, गलत समय पर सो के उठते हैं। तो उन सब से क्या हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर डैमेज तो हो रहा है ना? और उस डैमेज को रात में बॉडी रिपेयर करती है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? ये सेल्स का रिजुविनेशन है कि जितने ऐसे सेल हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं या बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो उनको हटा के उसकी जगह नए सेल्स का आ जाना। ठीक है। और जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनको रिपेयर करना और इनको वापस इनका जन्म होना, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। और जो साइंटिस्ट हैं वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मानव कोशिकाओं में उम्र बढ़ने के संकेतों में महत्वपूर्ण उलटफेर संभव है यदि हम उस डीएनए को डिकोड कर दें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय में बहुत सारे ऋषि हैं जो 200-300 साल के भी हैं और बहुत यंग लगते हैं। तो वहां पे क्या है, क्योंकि जो मेडिटेशन का इफेक्ट होता है वो किस लेवल तक जाता है? डीएनए तक। तो उन्होंने डीएनए से उस चीज को कंट्रोल कर लिया। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, है ना? बस इस पे थोड़ा सा हमको थोड़ा सा पेशेंसली समझना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जैसे स्किन है, तो हमारे स्किन की जो अपर लेयर है वो हर 24 घंटे में नई आ जाती है। हम बोलते हैं ना डेड स्किन हटाना है, फेशियल से डेड स्किन हट जाती है, स्क्रब से डेड स्किन हट जाती है। तो वो क्या है डेड स्किन? मतलब हमारे स्किन की जो सबसे ऊपरी परत है
वो हर 24 घंटे में हट जाती है और उसकी जगह नई परत आ जाती है। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है हर दिन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, मान लीजिए मेरी ये हथेली है, ठीक है, यहां पर एक कट लग गया, सपोज चाकू से यहां पर कट लग गया। अब आप बोलेंगे कि ये 24 घंटे में बदलती है, तो यहां से ये कटी ही क्यों आती है? फ्रेश आनी चाहिए ना। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि हमारे डीएनए में एक ब्लूप्रिंट रहता है। तो डीएनए ब्लूप्रिंट का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है सपोज, ठीक है, अब उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए एक ही व्यक्ति तो काम नहीं करेगा, नहीं तो वो तो सालों में बना पाएगा। अब वहां पर जो काम कर रहा है मिस्त्री, वो मान लीजिए 50 मैन मिस्त्री हैं, उनके अंडर में ढेर सारे लेबर हैं, लेकिन वो 50 कैसे सटीक काम करते हैं, जहां जो बनना होता है वहीं बनता है ना। जहां टॉयलेट बनना वहां टॉयलेट बनता है, जहां सीढ़ियां बननी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है। तो वो 50 को मालूम होता है कि मुझे ये काम दिया गया है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए। उसको बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो वैसे ही करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे डीएनए में रहता है। तो डीएनए को मालूम है कि यहाँ से कटा हुआ है, तो वो यहाँ पर जब तक हीलिंग नहीं होगी वैसी ही यहाँ पर स्किन आती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन धीरे 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 धीरे, मान लीजिए वो 2 mm का कट है, तो धीरे धीरे स्किन ऊपर वो आके निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिजुविनेशन है, ये है तो हम ह्यूमन के फायदे के लिए, है ना, कि उसकी बॉडी की रिपेयरिंग होती रहे, सर्विसिंग होती रहे, हीलिंग होती रहे। लेकिन जब ये इसमें हो क्या रहा है कि कुछ सेल मर रही हैं, कुछ सेल जन्म ले रही हैं, ये प्रोसेस चल रही है। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरे इस हिस्से में 10 सेल हैं, एक एग्जाम्पल इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, तो ये 10 सेल ही डेड होंगी, 10 ही नहीं आएंगी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। लेकिन जब इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है और जो पुरानी सेल होती हैं वो मरना भूल जाती हैं, लेकिन नई सेल जन्म लेती रहती हैं, तो वही क्या कहलाता है? कैंसर। ठीक है, मतलब कैंसर यानी एक सीधा सा, इसका सरल भाषा में बोलें तो जो पुरानी सेल है वो मरना भूल गई हैं और जो नई सेल है वो जन्म लेती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मेरी 10 सेल का एक कैलकुलेशन था, वो दूसरे दिन 20 हो गया, तीसरे दिन 30 हो गया, चौथे दिन 40 हो गया। क्लियर हुआ ये? मैम जनरली कहते हैं कि ओवरग्रोथ के कारण कैंसर, ट्यूमर इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरग्रोथ या माइटोसिस मियोसिस डिवीजन फास्ट हो रहा है। तो यही चीज हुई ना, ओवरग्रोथ, कि जो 10 सेल थी वो 10 सेल डेड होती, उसकी जगह दूसरी नई जन्म लेती, तो वो 10 नंबर जो है वो बैलेंस था। अब जो पुरानी सेल से जिनको डेड होना था वो तो हुई नहीं, लेकिन नई 10 आ गई तो 20 हो गई। अब जो ग्रोथ होगी, जो उनमें डेवलपमेंट होगा, वो 10 की जगह 20 में होगा, तो दूसरे दिन 40 हो गई, अब 40 में होगा, तो डिवीजन बढ़ गया ना। तो अब इसमें जो रिसर्च की जा रही है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है सेलुलर रिप्रोग्रामिंग, मतलब जो डीएनए आरएनए में पहले से कोड हैं उनको डिकोड करना। और इसमें जो अगर इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 4 दिनों में 1 से 3 वर्ष तक छोटी करने में साइंटिस्ट अभी कर पाए हैं। ठीक है, केवल डीएनए आरएनए की को डिकोड करके उम्र को 3 साल तक, 1 से 3 साल तक छोटा किया जा सकता है। फिर एपिजेनेटिक क्लॉक रिवर्सल, मतलब यहाँ पर जो एपिजेनेटिक क्लॉक को, जो एपिजेनेटिक घड़ी है उसको उलट कर देना, मतलब पलट देना। यानी जो डीएनए में मेथिलाइजेशन के आधार पर जो टिश्यूज की एक
बायो एज है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देना। जैसे एक उसमें कोडिंग में फिक्स है, मान लीजिए कि एक डीएनए में ये फिक्स है कि वो 1 साल में या 365 दिन में उस व्यक्ति की एज 1 साल प्लस हो जाएगी। अब इसे हमको इन मार्कर को हमने कम कर दिया और हमने ये कर दिया कि 365 दिन में उसकी एज 1 माह बढ़ेगी। तो क्या हुआ, जो उसकी बॉडी ग्रोथ 1 साल में होनी चाहिए, ये बॉडी एज की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उसकी जो बॉडी एज 1 साल में बढ़नी चाहिए वो कितने में बढ़ेगी, 12 साल में। तो यहां हमने क्या कर दिया, जो एजिंग प्रोसेस आ रही है उसको स्लो कर दिया। और इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो पूरा डीएनए आरएनए लेवल पे करता है, और ये चीजें भी लोग मेडिटेशन के थ्रू ही कर रहे हैं। फिर स्टेम सेल और एक्सोसोम थेरेपी, तो इसमें क्या होता है, जितने डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको स्टेम सेल से बदल देते हैं, और इस उपचार को जो थोड़ा सा ये फास्ट हो तो उसको एक्सोसोम का प्रयोग करते हैं जिससे कि ये फास्ट हो जाए। फिर इसके बाद जेनेटिकल, तो जेनेटिकल जो होता है ये टेलोमियर्स रिवर्स, मतलब जो डीएनए होते हैं उसमें टेलोमियर्स नाम का सब्सटेंस होता है, उसको वही अगर हम साधारण भाषा में बोलें, जो यहाँ पे टेलोमियर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड लिखा है, अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो डीएनए को डिकोड करना, उसमें जो पहले से कोडिंग है उसको इरेज करना और उसको फिर से डिकोड कर देना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी अंडर ट्रायल चल रही हैं, और इसमें भविष्य में बहुत सारी चीजें और होने की उम्मीदें हैं। अब इसमें कई चीजें हैं एज बढ़ने से रोकने के लिए। एक तो सबसे फर्स्ट ये है कि उसकी बायोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उसके न्यूरॉन्स डीएनए में लेवल पे चेंज हो, फिर न्यूरॉन्स डीएनए लेवल पे चेंज के साथ उसकी नींद प्रॉपर हो। अगर कोई व्यक्ति की नींद ठीक नहीं होती है, मान लीजिए वो 8 घंटे सोता भी है लेकिन नींद की क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो उसमें उसके ब्रेन में बहुत सारी चीजें वीक होने लगेगा ब्रेन, हम इन जनरल इसमें बोले। और फिर स्ट्रेस लेवल और जो मन की चंचलता है उसको कंट्रोल कर लेना, ये 3 चीजों से एज की जो एजिंग स्पीड है उसको कम किया जा सकता है। ये डिजीज प्रिवेंशन हम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कल ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट आपकी, है ना श्वेता जी? मैम जो आप बोल रहे हैं मेडिटेशन से हम अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना, वो किस बेसिस पे कैसे होता है, देखिए यानी यहाँ हमें पर मेडिटेशन करते समय क्या करना चाहिए। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस में एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि उन्होंने क्या किया है कि दो टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एक लिक्विड सोल्यूशन डाला और दोनों में एक एक डीएनए को छोड़ दिया। अब एक टेस्ट ट्यूब को उन्होंने ऐसे लोगों के बीच में रखा जो लोग बहुत अच्छी तरह से मेडिटेट कर पाते हैं, ऐसे 2 ग्रुप बनाए, दोनों के बीच में वो टेस्ट ट्यूब को रखा। एक को बोला कि उसमें सारे पॉजिटिव जैसे प्रेयर, आई लव यू, केयर करना, अफेक्शन, ये सारी इमोशंस उस टेस्ट ट्यूब पर उस टेस्ट ट्यूब को मतलब प्रोजेक्टेड करें। जो दूसरा ग्रुप है उसको ये बोला कि जितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उस टेस्ट ट्यूब पर प्रोजेक्ट करें। तो उन्होंने पाया कि जो पहले टेस्ट ट्यूब का डीएनए है वो बहुत काम कूल, उसके जो ट्विस्ट थे वो खुल गए और उसमें स्विम कर रहा है वो जो लिक्विड था टेस्ट ट्यूब में। और वहीं जो दूसरा ग्रुप था जिसमें कि नेगेटिव थॉट्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो उसकी ट्विस्टिंग बढ़ गई वो स्विंग करने की जगह उस लिक्विड में छटपटाने लगा।
ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें बढ़ गई, बेचैन, अशांत होने लगा। फिर उन दोनों टेस्ट ट्यूब को इसके एक दूसरे में इंटरचेंज करा, तब भी यही रिजल्ट पाया। ठीक है, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि कितनी दूर तक ये थॉट्स इफेक्ट करते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, ये लगभग उन्होंने 10 साल में ये एक्सपेरिमेंट्स पूरे किए, और वो जो इफेक्ट है वो 10 किलोमीटर तक पाया गया, कि अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से वो थॉट उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस पर वो असर हो रहा है। तो ये जो मेडिटेशन है, अब आप एक शब्द में बोले तो शायद मेरे लिए भी उतना समझा पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के कुछ भी कर रहे हैं। आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या पोजीशन है, आपके RAS एक्टिवेटिंग रेडिकुलर्स की क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद में आपके जो पिट्यूटरी पिनियली ग्लैंड्स की क्या पोजीशन है, अवेयरनेस आपकी कैसी है, आपका विजुअलाइजेशन कैसा है, आपके सेंस ऑर्गन आप कितना जोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है जब हम इस लेवल का मेडिटेशन करते हैं। तो जब अक्सर ये हम लोग ये मेडिटेशन कराते हैं नेटल योग में, नेटल योग में कराते हैं कि बेबी के DNA में जो हेरिडिटल डिजीज पहले से कोड है वो डिकोड हो जाए, और ये पाया गया है कि लगभग 80% चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो DNA में हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो हम मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू ही बना सकते हैं, उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन में जिस चीज का पिक्चर नहीं है उसको आपका ब्रेन नहीं समझ सकता। आप इमेजिन कीजिए कोई चीज आप सपोज आपने समुद्र कभी देखा ही नहीं, मैं कितना भी आपको समझाती रहूं, बोलती रहूं, लेकिन उसका पिक्चर आपके उसमें नहीं आएगा। और अगर आपने वो देख लिया है तो अगर मैं सिर्फ एक बार भी बोलूं तो वो पूरा जो वो पिक्चर है वो आपके उसमें आ जाएगा, है ना। आपका रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं बनता है। यदि मैं 10 चीजें आपके सामने रख दूं, उसमें से 4 चीज ऐसी कि जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, ना पिक्चर में ना कहीं, और उनमें से मैं एक चीज बोलूं उठाने को, तो आपका हाथ ही नहीं आगे बढ़ेगा। बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स पे काम करता है, और यही विजुअलाइजेशन है, पिक्चर्स, और यही विजुअलाइजेशन DNA लेवल तक जाकर उसको कोड और डिकोड करता है। तो मेडिटेशन को हम जितना सुपरफिशियल लेते हैं, एक्चुअली वो उतना है नहीं। और कोई क्वेश्चन है क्या, या कोई कुछ बोलना चाहे तो अपना बोल भी सकता है। मैम मेरा क्वेश्चन तो यही था, दीदी ने पूछ लिया तो मैंने हैंड रेज किया था, हटा दिया। ठीक है। लेकिन इसमें यही हुआ ना, मतलब कि जैसे हमारा जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अल्फा बीटा मतलब हर स्टेज पर पहुंचते चले जाते हैं, तो वो हमारी अंदर से जो सेल्स हैं वो शांत होने की वजह से हमारी बॉडी हाँ, मतलब मेडिटेशन के लिए सबसे पहला तो आपको ये आना चाहिए कि आप अपने ब्रेन में अल्फा या थीटा कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले तो यही टेक्निक आना चाहिए जो कोई नहीं बताता है, सीधे बैठा देते, क्योंकि जितना अल्फा थीटा आपके ब्रेन में क्रिएट होगा उतना बेटर आपका मेडिटेशन इफेक्टिव होगा। और आप बिना उसके आप बीटा लेवल पे बैठ जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला, आप घंटों करते रहिए रोज। तो पहला तो यही पॉइंट आ जाता है कि आपके रेस कंट्रोल करना जो ब्रेन में है, उनको एक ऐसे स्टेट पे लाना कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो पैसिव हो जाए, आपका सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप अभी जैसे जिस अवस्था में, तो अभी हम एक एग्जाम्पल इमेजिनरी नंबर लेते कि हमारा 70% जो है वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, 30% हमारा सब कॉन्शियस एक्टिव है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमको इनको बिल्कुल रिवर्स करना होता है, अदरवाइज मेडिटेशन का असर नहीं होता है। कि आपका सब कॉन्शियस 70% रहे और जो आपका कॉन्शियस है वो 30% रहे। नहीं तो आपका कॉन्शियस माइंड यदि पावरफुल रहेगा तो वो मेडिटेशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे होने ही नहीं देगा। मैम आपने लास्ट ईयर इसी टाइम पे जनवरी फेब में हम लोगों की मेडिटेशन क्लास ली थी, तो मैम उसमें एक्चुअली में मतलब जो क्वालिटी ऑफ स्लीप था ना वो वाकई इम्प्रूव हुआ था। मतलब जो एक आपने अभी बोला ना कि
नींद में भी मतलब या तो सपने आते रहते हैं या मतलब एक वो माइंड चलता रहता है, तो उस टाइम वो रिलैक्सेशन था पूरा। बिल्कुल। और जो कुछ टेक्निक्स आपने तब बताई थी वो बहुत ही मतलब अच्छी थी, जैसे न्यूरॉन्स के साथ आप उसको इमेजिन कर रहे हो, ग्राउंडिंग शील्डिंग जो भी। मैम वो अच्छे थे मैम, अगर हो सके तो एक बार और शुरू करिएगा, चाहे मे बी फॉर 1 मंथ और 2 मंथ। WBC के साथ किया था, सोल्जर्स बना के मैम ने। मैम वो वाकई इफेक्टिव था, मतलब धीरे धीरे, मतलब एकदम से तो कुछ नहीं होता बॉडी में, बट हाँ विद टाइम वो चीज आने लगती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और होता क्या है कि जब हमारा जो स्लीप के 5 साइकिल्स होते हैं, है ना, तो जब हम 4 या 5th साइकिल पर होते हैं तब हमारे बॉडी की हीलिंग शुरू होती है। और अगर हम मान लीजिए 2-3 के बीच में सोए और फिर उठ गए, तो बॉडी की तो हीलिंग हुई नहीं, लेकिन फिर दिन भर काम किया तो डैमेज तो फिर हमने कुछ ना कुछ किया। तो नतीजा क्या होता है कि आप डैमेज करते जा रहे हैं, उसकी हीलिंग कर नहीं रहे हैं, तो शरीर बीमार होगा ही। इसीलिए नींद प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और योग निद्रा जो होता है, आप लोग ने शब्द सुना होगा, ये मुंगेर, जो बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर है, उन्होंने इसको इन्वेंशन किया है। इतना इफेक्टिव होता है कि ये अगर आपने 1 घंटे की योग निद्रा की, तो ये 4 घंटे की बिल्कुल साउंड स्लीप का इफेक्ट देता है। जबकि आप इसमें मतलब एक ये हैरानी की बात ये है कि आप इसमें सोते नहीं हैं, ये जागते हुए ही करना है, बट ये उतना रिलैक्सेशन पॉइंट तक आपको लेके जाता है। मैम सभी सो जाते थे जब हमारे इंदौर में योग निद्रा कराते थे, सब गहरी नींद में सो जाते थे। हाँ, लेकिन मतलब मैम उसमें आ जाती है नींद, करते करते बोलते रिलैक्स यही इतना है हो ना, जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो बोलता तो यही ना कि आपको सोना नहीं है, आपको चेतन बने रहना है। आंखें तो बंद है, आपकी बॉडी रिलैक्स है, लेकिन आपको अपनी चेतना को नहीं जाने देना है। बाकी होता है शुरू में, क्योंकि वो बहुत अधिक रिलैक्सिंग आपको ले जाता है, तो ऑटोमेटिक जब आप रिलैक्स, जैसे आप कभी मसाज, हेड मसाज या कुछ मसाज कराइए, फेशियल भी कराइए, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि मसल्स रिलैक्स होती हैं। और उसमें भी हम सारे मसल्स को ही रिलैक्स कर रहे हैं। उन्होंने तो इतना एक्सट्रीम तक जाके योग निद्रा का किया है कि उनके पास जो बच्चे, मतलब मैं तो खुद गई हूँ वहां, देखा है, तो उनने क्या किया है कि बिहार में आपको मालूम है बहुत गरीबी है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो आसपास के 8-10 गांव हैं उनको गोद ले लिया है। तो वो उसमें कैसे काम चलता है कि एक कंबाइंड किचन है, जहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी है खाना बनाने की, कुछ लोगों की ड्यूटी है खेतों में काम करने की, और बच्चे जितने हैं तो उन्होंने 2 बड़े बड़े स्कूल बना के रखे हैं, एक बॉयज के लिए, एक गर्ल्स के लिए। तो वहां वो आते हैं। अब वो जो बहुत एक लोअर दर्जे के जो बच्चे होते हैं ना, तो जो इंग्लिश के शब्द होते हैं ना, तो वो उनको प्रोनाउंस करते ही नहीं बनते थे। जब उनने उनको इंग्लिश सिखानी शुरू की, क्योंकि अगर हायर में जाना है तो कंपलसरी है इंग्लिश, तो उनको वो बोलते ना कि जीभ ही नहीं पलटती है, ठीक है। तो अब उनके सामने ये बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे करें, तो उन्होंने उन बच्चों को योग निद्रा के दौरान इंग्लिश सिखाई और एक्सीलेंट सिखाई। तो ये बहुत मतलब एक मिरेकल टाइप के इफेक्ट होते हैं इसके योग निद्रा के। तो जो बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम, हम ना इन चारों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप देखिएगा कोई भी योग का शेड्यूल होगा ना, बोलेंगे नहीं नहीं एक्सरसाइज करा दो आप, तो ये चारों तो हम कर लेते हैं, रहने दो। जबकि ये चारों बहुत पावरफुल है कंपैरेटिवली एक्सरसाइज की। मैम बच्चों के ऊपर भी ये वाला वो हुआ है प्रयोग कि जब बच्चे कच्ची नींद में होते हैं, अगर हम उन्हें जो बात तब समझाएं तो वो उनके बहुत अच्छे से मतलब उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में बहुत आ मतलब जाती है। आ जाता है। मैम मुंगेर का जो आप बता रहे हैं, ये मेडिटेशन कोई है यूट्यूब वगैरह पे? होंगे ना योग निद्रा वगैरह, बिहार स्कूल ये ऑफ, योग निद्रा तो वैसे तो बहुत सारे हैं। नहीं तो उसमें बिहार स्कूल ऑफ योग डाले ना आप, वहां पर स्वामी निरंजनानंद की वॉइस में होंगे, स्वामी शिवानंद, सत्यानंद, इनकी वॉइस में होंगे। मैम जब आप कराते थे ना, तो मुझे ये याद है कि कई बार जैसे नींद आती थी, लेकिन आपने एक चीज बहुत सही बताई थी, वो भी एक मिरेकल ही है कि हम
सो जाते थे बीच में कई बार, लेकिन जैसे ही खत्म होता था तो हम उठ जाते थे। हमें वो ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस थी कि अब खत्म हो गया। खत्म हो ये गया। नहीं होता था कि आप बोलते जा रहे हो और हम सो रहे हैं, फिर हम वहां पर खड़े हो जाते। मतलब अवेयरनेस नहीं जाती वहां पर, आप चेतन है, भले ही आप आंखें बंद हैं, बॉडी रिलैक्सिंग मोड में, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो जागरूक है। मैम अभी भी मैं कई बार करती हूँ, डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक एक घंटे भी कर लेती हूँ, और उसमें सारे थॉट्स चले जाते हैं, और एक जैसे शून्य होता है ना, वहां पर मतलब बॉडी भी ऐसी होती है कि हिलाने का भी मन नहीं करता, मन नहीं होता। वहां तक ऐसा हो जाता है अभी भी। एक्चुअली स्टार्टिंग में बड़ा वो लगता है, घबराहट, छटपटाहट, लेकिन जब आप लगातार करते हैं ना तो फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं।